नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे, जहाँ पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 10th का एक टॉपिक है और वो भी पूरे 6 नंबर का। तो बोर्ड एग्ज़ाम में वो पूरे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या बनेंगे, इस तरह से। तो सबसे पहले हम देखें, जब भी निर्देशांक ज्यामिति की बात होती है तो यहाँ पर हम आएंगे ग्राफ में। तो ग्राफ में हम देखें कि जो ग्राफ बनेगा उसमें मध्य बिंदु जो सेंटर है उसको हम ओ से निरूपित करते हैं और जिसका मूल बिंदु क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं एक्स अक्ष, इसके अपोजिट वाले को लिखते हैं एक्स डैश अक्ष, इसको हम लिखेंगे y अक्ष और इसको लिखेंगे हम y डैश अक्ष। तो इस तरह से ये 4 अक्ष होते हैं। तो x अक्ष, x डैश अक्ष, y डैश अक्ष और y अक्ष। तो x अक्ष में जो नंबर रहेंगे वो सारे अपने पॉजिटिव रहेंगे, 1 2 3 4 5, और इसके अपोजिट यानी x डैश की तरफ जो सारे नंबर रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे, -2 -3 और -4, इस तरह से। y अक्ष में जो ऊपर की तरफ है वो सारे पॉजिटिव रहेंगे, 2 3 4 5, इस तरह से आगे और भी। और y डैश अक्ष की तरफ अपने नेगेटिव रहेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। तो इस तरह से हमने देख लिया कि x अक्ष में सारे पॉजिटिव नंबर, x डैश में नेगेटिव नंबर, y अक्ष में पॉजिटिव और y डैश में नेगेटिव नंबर। अब यहाँ पर बात करते हैं तो हम देखें यहाँ पर जैसे हमें 4 पार्ट नज़र आ रहे हैं, 4 पार्ट नज़र। तो जो 4 पार्ट नज़र आ रहे हैं तो उसको हम जैसे बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट या पहला चतुर्थांश, चतुर्थांश। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट या सेकंड चतुर्थांश, फिर थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 चतुर्थांश है अपने पास, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहले चतुर्थांश में जब भी हम निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी बिंदु को दर्शाते हैं, जैसे हमने कोई P बिंदु दर्शाया तो उसको हम लिखते हैं हमेशा x और y, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। और x हमेशा आगे रहेगा, y हमेशा पीछे रहेगा, ठीक है। तो जो पहला चतुर्थांश है इसमें हम देखें कि x जो वो x है वो भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, यानी कि दोनों कैसे आएंगे, प्लस प्लस। यानी कि जो बिंदु बनेगा हमारा, अगर हमारा बिंदु हो दोनों जिसमें x भी प्लस है और y भी प्लस है, तो वो कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो हम बता देंगे पहले चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में देखें तो एक पार्ट है x डैश और एक है y। तो x डैश यानी x वाला माइनस में है इसलिए हम लिखेंगे माइनस, और y वाला जो पार्ट है वो प्लस में है। तो इसमें सेकेंड चतुर्थांश में क्या आएगा, माइनस और प्लस आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम थर्ड में देखें तो थर्ड में देखें x क्या है, x डैश अक्ष और y डैश अक्ष आ रहा है। तो x डैश क्या है, माइनस, और y डैश क्या है, माइनस। तो दोनों ही माइनस माइनस है। और जो फोर्थ वाला क्वाड्रेंट है उसमें क्या होगा, x प्लस का है और y माइनस का है, तो प्लस माइनस। तो इस तरह से हमारे जो भी बिंदु आएंगे, तो हमसे किसी ने कहा कि पहली संख्या यानी x अगर माइनस की है और y प्लस की है वो कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो हम देखेंगे वो दूसरे चतुर्थांश में आएगा, ठीक है। दोनों प्लस हैं तो पहले चतुर्थांश में, x माइनस का है y प्लस का है तो दूसरे चतुर्थांश में, दोनों ही माइनस के हैं तो वो तीसरे चतुर्थांश में, x प्लस का है और y माइनस का है तो वो चौथे चतुर्थांश में आएगा, ठीक। यहाँ पर एक बात और आएगी कि जो मूल बिंदु है उस मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो क्या होंगे, 0 और 0, यानी x भी 0 और y भी 0, तो वो कहाँ पर होगा, मूल बिंदु पर होगा। अब हम बात कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति के 2 बिंदुओं के मध्य दूरी, यानी कि अपने पास 2 बिंदु दे रखे हैं। जैसे हमारे पास कोई बिंदु एक A है जिसके निर्देशांक हैं x1 और y1, दूसरा बिंदु है B जिसके निर्देशांक हैं x2 और y2। तो माना कि कोई बिंदु A जो है वो यहाँ है और ये B बिंदु है वो यहाँ है, यानी इन दोनों के मध्य की दूरी हमें फाइंड करनी है। तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा AB बराबर अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि इस x2 में से इस x1 को घटा देना है और उसका होल स्क्वायर करना है, प्लस इस y2 माइनस इस y1 को घटा देना है और उसका होल स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर जो हमें निर्देशांक दे रखे हैं उसमें मान दे रखे होंगे, तो वो मान यहाँ रखेंगे तो हमारा दो बिंदुओं के मध्य दूरी आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है और उसमें अंतः और बाह्य विभाजन। तो जैसे हमने कोई दो बिंदु A और B ले लिया, उसके अंदर ये P से अंतः विभाजन हो रहा है। अंतः विभाजन हो रहा है तो वो कुछ अनुपात में होगा, जैसे ये M1 अनुपात M2 में हो गया। ठीक है, तो हमें इस P बिंदु के जो निर्देशांक हैं x और y वो हमें ज्ञात करने हैं। तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे निर्देशांक होंगे x1 y1 x2 y2, तो x2 का m1 से गुणा करेंगे और x1 का m2 से गुणा करेंगे और m1 और m2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारा x निर्देशांक आ जाएगा। y ज्ञात करना है तो हम क्या करें, m1 y2 को ले लेंगे यहाँ पे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरह से हम अंतः विभाजन हुआ हो, अंतः विभाजन, तो उसके निर्देशांक, जिस बिंदु से ये अंतः विभाजन हुआ है उसके निर्देशांक ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। यदि दो बिंदु हैं और उनका बाह्य विभाजन हुआ है तो बाह्य विभाजन कुछ m1 अनुपात m2 में हुआ है। तो यहाँ पर हमें P बिंदु के निर्देशांक जिससे बाह्य विभाजन किया है उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और y बिंदु जो आएगा वो क्या हो जाएगा, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 में से m2 को घटा देंगे, केवल माइनस का फर्क आएगा बाह्य विभाजन के लिए। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो हमारे 6 नंबर के सवाल हल करने के लिए इस पर आधारित सवाल बनते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस पर जो आधारित सवाल हैं वो क्या होंगे और इसको कैसे हल करते हैं। अब हम बात करते हैं उन सवालों की जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जिन सूत्रों पर हमने डिस्कस किया था। तो एक सवाल ये बनेगा कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 -2 7 तथा 3 -3 सरेख हैं। तो सरेख का मतलब हो जाएगा कि ये तीन बिंदु जो हैं वो एक ही रेखा पर स्थित हैं, लेकिन अभी हम ऐसे ही रफली मान रहे हैं कि A यहाँ पर होगा, B यहाँ पर होगा, C यहाँ पर होगा। जब हम इसको सोल्व कर देंगे तो हम वापस से लिखेंगे कि कौन सा बिंदु कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि जो बिंदु A है उसको हम दे दें x1 y1 नाम दे दें, B को x2 y2, C बिंदु को x3 और y3। जैसे ही हमने ये नाम दिया तो क्या होगा, x1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और y3 की वैल्यू हो जाएगी -3। अब ये सरेख हैं, उसके लिए हम क्या करें, इन तीनों जैसे A और B के मध्य की दूरी, B और C के मध्य की दूरी और A और C के मध्य की दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम A B के मध्य की दूरी ज्ञात करते हैं। तो दूरी का जो फॉर्मूला हमने लिखा था, तो हम A और B बिंदु ले रहे हैं, यानी x1 और x2 ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा, x2 की जगह क्या है, x2 की जगह है -2 अंडर रूट -2 बीच में माइनस, और x1 की जगह कितना है 1 प्लस y2 की जगह कितना है 7 माइनस y1 की जगह कितना है 1 और उसका होल स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करते हैं। -2 और -1 दोनों जुड़कर बन जाएगा -3।
तो अब यहाँ पर दो है वो भी माइनस का है, एक है वो भी माइनस का है। दो माइनस की संख्या होती हैं तो आपस में जुड़ जाती हैं और निशान माइनस रहता है। तो ये वीडियो मैं बना चुका हूँ बेसिक मैथ्स का, जिसमें ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो ज़रूर देखें बेसिक मैथ्स वाला। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा -3 प्लस 7 है प्लस का और ये माइनस का 1 है तो घट जाएगा, ये आ जाएगा 6 और उसका स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और 6 का स्क्वायर हो जाता है 36। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा √45। क्या हम 45 को दो टुकड़ों में ऐसे लिख सकते हैं जिसमें एक संख्या किसी संख्या का वर्ग हो? तो 45 को जब हम लिखते हैं तो 9 × 5 लिख सकते हैं। तो जब हम 9 × 5 लिखते हैं तो 9 किसका वर्ग होता है? 3 का वर्ग होता है। तो 9 3 का वर्ग होता है √3² × 5। ये जो 3² है वो बाहर आ जाएगा 3 और अंदर आ जाएगा √5। तो हमारा ए बी जो दूरी है वो कितना आ गया? 3√5। अब हम दूसरे बिंदु की बात करते हैं, बी और सी बिंदु की। तो बी और सी की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पर देखना है कि दूरी का जो इसका फॉर्मूला बनेगा। अब हम कौन सा बिंदु ले रहे हैं? बी और सी ले रहे हैं। बी में x2 और x3 है तो हम क्या करेंगे? x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा दूरी का। तो अब हम क्या करें? हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। x3 की वैल्यू कितनी है? 3। x2 कितना है? -2। अब यहाँ पर ध्यान रखना है बीच में माइनस है और इसके साथ में भी माइनस है तो हम इसको और ब्रैकेट में लिखते हैं -2 और उसका होल स्क्वायर प्लस y3 की जो वैल्यू है कितनी है? -3, बीच में माइनस, और y2 की वैल्यू है 7 और उसका होल स्क्वायर। अब हम बात करते हैं, देखो 3 यहाँ पर माइनस है और इस 2 के साथ में भी माइनस है तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो दो माइनस की संख्या है जिनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस दोनों बदल के क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये भी मेरे बेसिक मैथ्स के वीडियो में है, उसको देख लें। प्लस -3 और -7 को जोड़ दिया तो ये आ जाएगा -10 उसका होल स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करते हैं आगे। 3 + 2 हो जाएगा 5 उसका होल स्क्वायर प्लस -10 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का 100 कैसे आया? माइनस का 10 है, -10 मल्टीप्लाई -10। अब ये माइनस और माइनस दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लस, और 10 और 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? 100, यानी प्लस का 100 आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर प्लस का 100 लिख दिया है। अब हम इसको जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा 125। 125 के दो टुकड़े ऐसे करने हैं जिसमें एक संख्या किसी संख्या का वर्ग हो। तो जैसे हम देखें 125 25 × 5 करें तो ये कितना आता है? 125 आता है। और 25 किसका वर्ग होता है? तो 25 5 का स्क्वायर वर्ग होता है प्लस मल्टीप्लाई 5। अब ये 5 का स्क्वायर और अंडर रूट तो कैंसिल होके बाहर आ जाएगा 5 और अंदर बचेगा 5√5। ठीक है, तो हमने दो बिंदु ज्ञात कर लिए, ए बी की दूरी, बी सी की दूरी। अब हम जो तीसरी दूरी ज्ञात करेंगे वो है ए सी की दूरी ज्ञात करते हैं। तो ए सी के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा दूरी का वो क्या बनेगा? ए और सी को ले रहे हैं तो x3 और x1, यानी x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं वैल्यूज पुट करके। तो x3 की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस x1 की वैल्यू है 1 उसका होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू है -3 बीच में माइनस, और y1 की वैल्यू है 1 और उसका होल स्क्वायर। तो 3 में से 1 गया तो यहाँ पर बचा 2 और उसका स्क्वायर
प्लस -3 और -1 दोनों जुड़ के हो जाएंगे -4 उसका होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और इसको हम लिखते हैं 20। तो अब यहाँ पर फिर से वही कंडीशन आ गई है। तो 20 को हम 2 टुकड़ों में बांटें जिसमें एक संख्या किसी का स्क्वायर हो। तो 20 को हम लिखें 4 × 5 और 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। तो हम इसको लिखते हैं 2 स्क्वायर × 5। 2 स्क्वायर और अंडर रूट दोनों आपस में कैंसिल होकर यहाँ पर आ जाएगा 2 और पीछे रह जाएगा √5। इस तरह से हमने क्या किया कि 3 वैल्यू फाइंड कर दी हैं, AB की दूरी, BC की दूरी और AC की दूरी। तो AB की दूरी है 3 √5, BC की दूरी है 5 √5 और AC की दूरी है 2√5। अब हम आगे देखें कि सरेख है, यानी कि मैंने पहले ही कहा था कि दो, जैसे A और B की दूरी, B और C की दूरी, इन दोनों की दूरी का योग A और C के बराबर होना चाहिए, ऐसा है। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि AB की दूरी प्लस AC की दूरी हम करें तो वो किसके बराबर आ रही है, B और C के। देखो AB की दूरी कितनी थी, 3 √5 प्लस AC की दूरी कितनी है, 2 √5 बराबर BC की दूरी कितनी है, 5 √5। यानी इसको जोड़ते हैं, यहाँ से √5 और √5 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा 3 + 2। इसको हम सोल्व करते हैं, 3 और 2 हो जाएगा 5 √5। तो ये आ रहा है हमारा। यानी कि जो अब हम बनाएंगे रेखा तो वो कुछ इस तरह से होगी। BC जो सबसे बड़ी रेखा है यानी B और ये हो जाएगा C जिसकी दूरी कितनी है 5 √5 और मध्य बिंदु जो है वो क्या रहेगा, A रहेगा। यानी कि AB की दूरी 3 √5 और AC की दूरी 2 √5 और BC की दूरी 5 √5। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ये तीनों बिंदु सरेख हैं। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी है उस पर जो आधारित सूत्र है और उस पर जो आधारित सवाल है उसको हम हल कर चुके हैं। अब जो दूसरा सूत्र है अनुपात वाला, उस पर हम जो सवाल बनेगा उसको हम हल करते हैं। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको देखें, बिंदुओं 5, 3 और -3, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है, यानी अनुपात पूछा है। ठीक है, यहाँ पर जिस बिंदु से विभाजित हो रहा है उसके निर्देशांक नहीं पूछे हैं, यहाँ पर अनुपात पूछा है। तो जो बिंदु दे रखे हैं उनको हम क्या करें, अक्षों पर निरूपित कर देते हैं। तो जो पहला बिंदु दे रखा है 5 और 3, तो हमें पता है कि ये पहले चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए हमने इसको पहले चतुर्थांश में निरूपित कर दिया। और जो दूसरा बिंदु है -3 और -2 दोनों ही माइनस के हैं, इसलिए हमने इसको तीसरे चतुर्थांश में निरूपित कर दिया। अब यहाँ पर जो बात है कि वो x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित कर रही है, तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम A नाम दे देते हैं और इसको B नाम दे देते हैं। तो हमें जो मध्य बिंदु है उसका अनुपात फाइंड करना है। तो x अक्ष यानी कि यहाँ पर जैसे हमने A बिंदु ले लिया 5, 3 और B बिंदु ले लिया -3, -2 और जो मध्य बिंदु P है उसके जो निर्देशांक होंगे x की वैल्यू होगी और y यहाँ पर 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि कोई भी बिंदु यदि हम x अक्ष पर निरूपित करते हैं, कोई भी बिंदु हम x अक्ष पर निरूपित करते हैं तो उसमें y हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और होगी, यदि हम कोई भी बिंदु y अक्ष पर निरूपित करते हैं तो हमेशा x वाली वैल्यू 0 रहेगी। तो यहाँ x अक्ष की बात हो रही है तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अंत अनुपात हो रहा है तो हम क्या करें, इसके फॉर्मूला लिख देते हैं। तो x का मान जो होगा उसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, अंतः विभाजन। तो अंत विभाजन के लिए x के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और जो दूसरा है y वाला वो बनेगा m1 y2 प्लस
m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू, हमें यहाँ पर अनुपात फाइंड करना है, तो x की वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन y की वैल्यू जो है वो दे रखा है। कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। तो हम क्या करें, y की जगह 0 लिख देते हैं। और यहाँ से जो पहला बिंदु है a, उस a को हम क्या कहेंगे, x1 y1, और जो बिंदु b है उसको हम क्या कहेंगे, x2 y2। ठीक है। m1 और y2 की वैल्यू कितनी है, -2, प्लस m2 और y1 की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। 0 इज इक्वल टू -2 का मल्टीप्लाई हम m1 से करते हैं तो ये आएगा -2m1 प्लस इधर आएगा 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम क्या करेंगे कि जो अपॉन में है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। तो दूसरे पक्ष में जो m1 प्लस m2 है वो अपॉन में है, तो उधर जाएगा और क्या करेगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2m1 प्लस 3m2। तो 0 के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम बात करते हैं कि 0 के साथ कोई भी संख्या अगर मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 0 के साथ जब m1 और m2 का m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा 0, और इधर है -2m1 प्लस 3m2। अब माइनस का 2m1 है उसको हम दूसरे पक्ष में लाएंगे तो ये बन जाएगा 2m1 इज इक्वल टू 3m2। क्यों? क्योंकि माइनस की कोई भी संख्या अगर दूसरे पक्ष में जाएगी तो वो प्लस बन जाएगी, और प्लस की कोई भी संख्या दूसरे पक्ष में जाएगी तो वो माइनस की बन जाएगी। तो 2m1 इज इक्वल टू 3m2। हमें क्या फाइंड करना है, अनुपात। तो m1 को यहीं रखा और m2 को यहाँ से हम क्या करेंगे, m2 को दूसरे पक्ष में ले आते हैं। तो ये ऊपर है और गुणा हो रहा है तो वहाँ दूसरे पक्ष में जाएगा नीचे m2, और सेम इधर 2 दूसरे पक्ष में जाएगा तो ऊपर रहेगा 3 और 2 जाएगा नीचे। तो ये आ जाएगा m1 अपॉन m2, मतलब m1 अनुपात m2 कितना आ गया, 3:2। यहाँ पर m1 अनुपात m2 हमने फाइंड कर लिया है, और इससे हम x भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें केवल अनुपात फाइंड करना था। तो इस तरह से हम जो सवाल दे रखा है उससे हम अनुपात फाइंड कर लेंगे, और ये 6 नंबर के सवाल बनते हैं। तो इसी प्रकार के सवाल और भी हैं तो उनको हल करें, और किसी भी प्रकार के सवाल से संबंधित कोई समस्या है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहाँ पर मुझे सेंड कर दें, मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूँगा। थैंक यू।